चलिए बताइए इक्वेशन क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में। सबसे पहले स्टार्ट किससे किए थे? k इज इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। जहां पे हमारा k था रेट कांस्टेंट, भले यहाँ पे रेट डायरेक्ट नहीं आया है पर रेट कांस्टेंट तो चेंज हो रहा है ना टेम्परेचर के साथ। तो अगर रेट कांस्टेंट चेंज होगा तो रेट भी चेंज हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट आपका k हो गया। a वाज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर नाम दिया था अपन ने। कितने कोलिजन हो रहे हैं पर सेकेंड, ये वो फैक्टर है। और e टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी का पूरा मीनिंग क्या लिखे थे अपन? इस पूरे फैक्टर का मीनिंग क्या था? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन ई ए चाहिए ना अपन को। अपन एक्टिवेशन एनर्जी पढ़े थे लास्ट क्लास में कि इट इज द एक्स्ट्रा एनर्जी आइदर गिवन थ्रू हीट, लाइट, है ना, या कैटलिस्ट, जो उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने में आपके रिएक्टेंट की हेल्प करने वाले हैं। रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी होती है थोड़ी बहुत, बट दैट एनर्जी इज समटाइम्स नॉट इनफ कि वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके प्रोडक्ट बना सके। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमको देनी पड़ रही है ताकि हमारे रिएक्टेंट्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाए, उस एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। और ये फैक्टर हमें बताएगा कि कितने मॉलिक्यूल, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब अगर 10 में 3 ही मॉलिक्यूल होंगे तो फ्रैक्शन कितना हो गया? 0.3। 10 में से अगर सिर्फ 3 ही मॉलिक्यूल की एनर्जी ईए या ईए से ज्यादा है तो इस फ्रैक्शन का मीनिंग क्या हो गया? 0.3। ये फैक्टर बताएगा हमें पूरा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां हमें ये क्या है? हमारा एनर्जी। बाकी आर और टी अपन पढ़ चुके थे। आर इज गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर। एम आई क्लियर? इसको सॉल्व किया था अपन ने, दोनों साइड नेचुरल लॉगरिथम लेकर के सॉल्व किए थे। क्या इक्वेशन बना था नेचुरल लॉग वाला? ln k इज इक्वल्स टू ln a, प्रॉपर्टी लगा दिए थे अपन, याद है? log a प्लस log b, और फिर ई ए आर टी को जम करा के सामने ले आए थे और ln e 1 हो गया था। तो माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये हमारा एक इक्वेशन बना था। एक इक्वेशन और निकाले थे जहां पे अपन दो अलग अलग टेम्परेचर पे दो अलग अलग रेट कांस्टेंट लिखे थे, याद आ रहा है? कि टेम्परेचर T1 पर रेट कांस्टेंट K1, टेम्परेचर T2 पर रेट कांस्टेंट T2। तो वहां क्या इक्वेशन बना था या बताइए मुझे? ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू ln a कैंसिल हो गया था। हाँ, और क्या आएगा? E अपॉन R, और ब्रैकेट के अंदर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। एलसीएम T1 T2 हो गया था, प्लस नहीं, ऊपर तो एड सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, नीचे तो एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम T1 T2 ही होगा। और इसी को अपन ने लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था? लॉग ऑफ K2 बाय K1, वो उसका जो 2.303 है वो नीचे आ गया था इधर, इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R। बाकी वही सेम है, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। समझ रहे हैं क्या? तो ये हमारा लास्ट इक्वेशन था। इसका ग्राफ भी बनाए थे ना? बनाए थे ग्राफ? इसका नहीं बनाए थे, ये वाले इक्वेशन का बनाए थे, उसको भी लॉग में कन्वर्ट करके बनाए थे, याद है? तो ऐसी फॉलिंग ग्राफ ही बन रहा था इसका भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करेगा, लिखे क्वेश्चन। द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट for the decomposition of ethyl iodide, for the decomposition of ethyl iodide, for the decomposition of ethyl iodide। ethyl iodide का फॉर्मूला बताओगे क्या? C2H5 I, C2H5 I, आइडो इथेन। क्या बोलेंगे इसका IUPAC नेम? आइडो इथेन। हाँ, decomposition of ethyl iodide at 600 Kelvin is, at 600 Kelvin is, at 600 Kelvin is 1.60 into 10 to the power minus 5। यूनिट क्या होगी? पर सेकेंड, क्योंकि क्या है ये? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पर सेकेंड, फुल स्टॉप। इट्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज
इट्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज, यानी कि क्या दिया हुआ है, ईए इज 209 किलो जूल पर मोल, 209 किलो जूल पर मोल. Full stop. Calculate the rate constant. Calculate the rate constant of the reaction at 700 Kelvin. Calculate the rate constant of the reaction at 700 Kelvin. क्वेश्चन समझे? आपको 600 केल्विन में K का वैल्यू दिया हुआ है, आपको 700 केल्विन में K का वैल्यू निकालना है. दिस इज T1, T2, K1 इज गिवन, K2 निकालना है. यही इक्वेशन यूज करेंगे. निकालिए. आर क्या ले लोगे? हमारा जो इसका यूनिट किलो जूल पर मोल में चल रहा है, तो वो 8.341, हाँ 314 वाला वैल्यू यूज करेंगे, क्योंकि वो आपका उसी में होता है जूल पर केल्विन पर मोल में. ठीक है, ले लो वही 8.314 आर का वैल्यू. तो लॉग ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या है आपका ये का वैल्यू 209 किलो जूल को कन्वर्ट कर देना जूल में, क्योंकि हमारी जो वैल्यू आर की है ना वो जूल पर केल्विन मोल में है, तो ये किलो जूल में नहीं रख सकते ना, इसको जूल में कन्वर्ट कर देना. 209 000 हो गया किलो जूल से जूल में, अपॉन 2.303 इंटू 8.314. यही सेम दोनों को अपन ने वहां भी मल्टीप्लाई किया था, याद करिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी जी वगैरह निकालने के लिए. मैंने बोला भी था कि इसकी वैल्यू याद रख लेना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन. देखिए कई जगह यूज हो रहा है ना. हाँ, ब्रैकेट के अंदर T2 माइनस T1 यानी कितना हो जाएगा 100, 700 माइनस, चलेगा डायरेक्ट लिखा हूं तो, अपॉन नीचे दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 42 और 4 0, दो जीरो कैंसिल कर देना. अच्छा, और इधर क्या है आपका, इधर log K2 बाय K1 में ऐसा मत कर देना K1 को उधर लेके चले गए. सुन रहे हो क्या? पहले उसको अलग करना, क्योंकि log ऑफ K2 बाय K1 है ना, ऐसा नहीं कर देना कि K1 पहले वहां लेके चले जाएंगे, log K2 यहां छोड़ दिए. आप पहले उसको log K2 माइनस log K1 करो, प्रॉपर्टी लगा दो उसमें, डिवाइड है ना तो माइनस हो जाएगा. अरे फॉलो कर रहे हैं क्या? इज इक्वल्स टू 209 000 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 1 अपॉन 4200. अब इस log K1 को इधर ले आना, तो log K2 मतलब आपको यहां पे दोनों चीज करनी पड़ेगी, आपको log भी निकालना पड़ेगा, आपको एंटी लॉग भी निकालना पड़ेगा. एंटी लॉग लास्ट में निकालोगे तब तो K2 आएगा, क्योंकि आपका जो वैल्यू पहले आने वाला सॉल्व करने के बाद वो log K2 आएगा. K2 निकालने के लिए भी हैव टू डू एंटी लॉग, तो इसको इधर ले आना. तो log ऑफ K1 प्लस 209 000 अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 1 अपॉन 4200. अच्छा, दोनों जीरो उसके भी काट देते हैं ना, तो 42 ही लिखता हूं इसको मैं, और यहाँ के 2 जीरो हटा देता हूं. चलेगा? लॉग निकालेंगे K1 का. K1 का वैल्यू क्या दिया आपको, लॉग ऑफ 1.60 इंटू 10 टू द पावर -5. ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, है 16 का जीरो देखेंगे तो हमारा लॉग आ जाएगा. 16 का जीरो देखो, इसको ब्रेक कर देना ना, लॉग ऑफ 1.60 प्लस लॉग ऑफ, ऐसा कर सकते हैं. अरे मल्टीप्लीकेशन में तो प्लस, डिवाइड में तो माइनस, तो ये हो जाएगा -5. -5 जब करके सामने आएगा log 10 1 होता है. बस ये कर लो, log 16 का जीरो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 16 का जीरो, कितना दिया है टेबल में 2041, तो 0.2041 -5. अब इसको करना पड़ेगा, और फिर ये भी तो है, ये भी तो बचा है पूरा भी. इसको कोई सॉल्व कर रहा है क्या?
और कैंसिल करोगे तो ये 21 टाइम्स, ये 1045 टाइम्स। और कुछ? ये आएगा -4.7959, ये वाला, ये तो हो जाएगा ना। और इसमें प्लस कर रहे हैं, ये पूरा आ रहा है 2.5989। चलो इसको सॉल्व कर लो कम से कम। माइनस में ही आएगा आंसर फिलहाल तो, बाद में एंटी लॉग माइनस का तो होता नहीं है। तो मैंने आपको बताया था ना, अगर नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग आ जाएगा तो क्या करेंगे अपन, नियरेस्ट इंटीजर से प्लस माइनस करके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। क्या आएगा इनका डिफरेंस, जल्दी बताओ। 5989, हाँ ठीक है। 2.197 माइनस पेपर, माइनस आ रहा है ना, तो आप इसी में आप +3 -3 कर देना। सुन रहे हैं क्या? +3 -3 करो, क्योंकि आपको एंटी लॉग निकालना रहेगा ना। ये तो आपका log K2 आया है, यहां खत्म नहीं हुआ हमारा क्वेश्चन। log K2 इज इक्वल्स टू ये वाला पार्ट। अभी 3 - 2.197 करो, कितना आएगा? 3 - 2.197 कितना होगा ये? 0.803 है ना, 0.803, 803, और यहां -3 बचेगा आपका। तो अब आप K2 निकालोगे तो एंटी लॉग करना पड़ेगा। तो एंटी लॉग के लिए आप इसकी टेबल से निकाल लो वैल्यू, इंटू 10⁻³ रहेगा। इसकी टेबल से निकालो। 0.80 का 3 कितना है? 0.80 का 3, 0.80 का 3, 6339 और एक, ये हमारा आंसर हो जाएगा पर सेकेंड। देखो बड़ी है वैल्यू K2 की, कितनी थी K2 की वैल्यू, अब कितनी हो गई है? 6 पॉइंट। तो बड़ी है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है, 100 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा है ना, तो K को बढ़ना भी चाहिए और बढ़ भी रहा है। गलत वैल्यू है, 6353 है क्या? हाँ 6353 है। किसका देख लिया था ये? अच्छा, जीरो से चालू होता है ना वो। 6.353 इंटू 10⁻³ ठीक है। अगर आप ये नंबर नहीं देखोगे तो आप इससे भी समझ सकते हैं ये 10⁻³ है, 10⁻5 है, तो कौन बड़ा है?
-3 वाला, ठीक है, डन। सो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करना। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट्स of a reaction, the rate constants of a reaction at 500 Kelvin and 700 Kelvin, the rate constants of a reaction at 500 Kelvin and 700 Kelvin are 0.02 per second, 0.02 per second and 0.07 per second। एक 500 केल्विन है और 700 केल्विन है, ठीक है, ओके, फुल स्टॉप। कैलकुलेट ईए एंड ए, कैलकुलेट ईए एंड ए। अभी इसके पहले वाले में ईए दिया था, K1 दिया था, K2 निकाला था, यहां K1 K2 दोनों दिया है एंड T1 T2 भी दिया है, ईए निकालना है। एक बार ईए निकल जाएगा तो फिर अपन कोई भी एक को यूज करके ए निकाल सकते हैं। सुन रहे हैं, हमारे पास इक्वेशन ए के, इसमें तो ए नहीं आता ना हमारे इक्वेशन में, ये वाले इक्वेशन में कहीं ए थोड़ी ना है, सुन रहे हैं क्या, बट इसमें तो है, इसका लॉग फॉर्म तो निकाल सकते हैं ना। अरे यस और नो, आप कोई भी K1 ले लो या K2 ले लो, उसके हिसाब से टेम्परेचर ले लेना, ये तो दोनों के लिए कॉमन रहेगा, तो ए निकल जाएगा, पर फिर ए के लिए अपन को एंटी लॉक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो पहले ये तो निकालो, फिर अपन ए देखते हैं। ये निकालिए, इक्वेशन वही लगने वाला है, लॉग ऑफ K2 क्या है 0.07 अपॉन 0.02, यानी 7/2 ही हो गया ना, इज इक्वल्स टू ईए अपॉन, ईए निकालना है, अपॉन 2.303 इंटू 8.314, ऊपर T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा 200, और नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 35 और 4 zeros, ये दोनों जो कैंसिल। इसकी लॉग की वैल्यू निकालेंगे, लॉग 3.5, 35 का जीरो देखेंगे तो आ जाएगा 3.5 का, और जो भी आएगा उसके बाद सिर्फ एक सामने पॉइंट लगा देना उसके। और क्या क्या इसको उधर लेके जाते हैं, 2.303 भी मल्टीप्लाई करना रहेगा, जो भी आएगा उससे 2.303 मल्टीप्लाई करेंगे, 8.314 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 35,000 भी मल्टीप्लाई होगा, और 2 से पूरा डिवाइड करेंगे, तो आपका ये आ जाएगा। किस चीज का, हाँ 3.5 आएगा, पर लॉग देखोगे तो 35 का जीरो देखोगे, ये बोल रहा हूं। क्या है 35 का जीरो, 5441 और सामने एक पॉइंट, और ये हो जाएगा आपका 2.303 इंटू 8.314 इंटू 35,000, 1000 नहीं 100 आएगा ना, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू ईए, ये भी कैंसिल कर दो, तो 1750, अब बस चारों को मल्टीप्लाई करना, ये आ जाएगा। बताओ क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन चारों का, इसलिए मैंने ये दोनों की वैल्यू याद करने कहा है। जल्दी आ गया, कैसे से निकालेंगे, अच्छा उन दोनों का, सॉरी, ठीक है, 19.14, ठीक है। हाँ एटलीस्ट डेसिमल के बाद तीन डिजिट तो लो, है ना। ये फॉर्मूला क्लियर है, ये स्टेप क्लियर है। उसके बाद ये को यहाँ रखा, बाकी सबको उधर भेज दिया हूँ। ये 2.303 इंटू 8.314 यहाँ आकर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया लॉग 3.5 से, फिर 3500 भी ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया।
ये निकालना है तो बाकी सबको उधर भेज दो, ये को एक साइड रखो। अब बस सॉल्व करना है इसको और कुछ नहीं, ये आ जाएगा हमारा। आया किसी का? कल भी टेस्ट नहीं दिए? कल दिया। प्रांजल क्यों नहीं दिया कल का टेस्ट? भूल गया सर। 19 पॉइंट। हाँ बताओ ना, तो क्या आ रहा है बताओ। 18,121.78। ठीक है, एक्चुअली ये दिया हुआ है आंसर 18.23 किलो जूल। 18.23 किलो जूल पर मोल। तो वो 1 2 आ रहा है आपका ना, कितना आ रहा है? 1 2 आ रहा है क्या? हाँ वो आएगा 18.23 किलो जूल पर मोल। हम्म। इसका बताइए ए का कैसे निकालेंगे? हमारे पास ये इक्वेशन है, देखो ए वाले का, इसको उठा लेना। एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, पहले लॉग में कन्वर्ट करेंगे। देखो लॉग में करोगे तो यहाँ भी 2.303 आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो ओवरऑल 2.303 से डिवाइड भी कर देते हैं। सुन रहे हो क्या? तो इक्वेशन है कुछ ऐसा बनेगा, इसको मैं लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए, और दोनों का 2.303 इधर चला गया डिवाइड होकर के, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये हमारा इक्वेशन हो गया। इसका ग्राफ बनाए थे अपन लास्ट क्लास में, इसी से तो एंड किए थे ना। ये स्लोप हो जाएगा ई ए अपॉन 2.303 आर। ई ए अपॉन 2.303 आर क्या था हमारा? स्लोप। 1/t और लॉग के बीच में ग्राफ बना था कि नहीं? देखो एक बार, लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाए थे। लॉग ए इज इंटरसेप्ट। क्लियर है? तो किसको लेना? K1 को लेना चाहो K1 को ले सकते हो, K2 को लेना चाहो K2 को ले सकते हो। ये लेते हैं 500 है, तो कैलकुलेशन इजी होना चाहिए शायद। तो लॉग ऑफ क्या? 0.02 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए निकालना, एंटी लॉग करना पड़ेगा लास्ट में, माइनस ये आप निकाल चुके हो, कितना आया आपका? 18.23। एक्चुअली इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नीचे हमारा जूल पर केल्विन पर मोल है ना आर का वैल्यू, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके ही लिख दो, यानी कि जूल में लिखो। यहां हमने 18.23 लिखा है ना, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लिख लो 18.23 कितना? 18230 आ जाएगा। एक्चुअली इसका अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखे तो 18.2314 है, 2314। तो आप जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 18231.4 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 314 इंटू 500। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना एक टास्क है, फिर उसको उधर ले जाना है। ये तो बताओ चलो, लॉग 2 का वैल्यू इसको कैसे लिखोगे? पर ये अभी अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कैसे करोगे इसको? लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻², ऐसा लिख सकते हैं इसको। अभी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है, तो मतलब 2 को आप 2.0 लिख सकते हो ना, तो 20 का 0 देखेंगे, और ये तो वैल्यू अपन को पता है ना।
हाँ 0.3010, तो 0.3010 और यहां क्या आएगा -2। log 10 to the power -2 क्या हो जाएगा, -2 आएगा, log 10 1। ये समझ में आया सबको? कोई डाउट है तो यहां पर पूछिए। इज इक्वल्स टू log ऑफ a माइनस, ये पूरा नंबर आने वाला है आपका 12.4095। चलो अब एंटी लॉग किसका लेंगे ये तो बताओ एटलीस्ट। एंटी लॉग ऑफ क्या आना चाहिए ब्रैकेट में, बताओ। इन सबको सॉल्व करके बताओ जल्दी। यहां आपका 1 पॉइंट, ये कितना, हाँ 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यहां पर माइनस में आएगा, -1 पॉइंट समथिंग, और ये उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा। कोई पॉजिटिव ही नंबर होगा, वो नंबर बताइए किसका आप एंटीलॉग निकालने वाले हो। ट्वेल्व पॉइंट 4095। एक सेकंड मैं उसको वेरीफाई कर रहा हूँ। एक मिनट, एक मिनट, माइनस आ रहा है क्या? ये थोड़ा सुधारना ना, ये ऐसा नहीं आ रहा है। ये आ रहा है 1.9043। कौन निकाला था अच्छा कैलकुलेटर से? हाँ अब बताओ अब क्या आएगा। किसका निकालेंगे एंटीलॉग? हाँ 1.6990 आएगा, ये 0.205, हाँ सही है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ इसका कैसे देखोगे? वही 0.20 का 5 देख लो बस, यहाँ तो कुछ पावर भी नहीं जाएगा ना आपका। 0.20 का 5 देखो टेबल में, एंटीलॉग 1.1603, सामने पॉइंट लग जाएगा बस। यही हमारा आंसर है। यूनिट कुछ नहीं है ना, ये हमारा ए क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, कांस्टेंट, नो यूनिट, ठीक है। चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये वाले जो अपन ने पढ़े हैं एरिनेस इक्वेशन, उससे ई निकालने का, या फिर कोई एक के दिया रहेगा, दूसरा के निकालना रहेगा, टेम्परेचर दोनों दिए रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन डाल लो, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, effect of catalyst on the rate of reaction, effect of catalyst on the rate of reaction, है ना। कैटलिस्ट आपको पता है क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस है जो हमारे रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर करते हैं विदाउट एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन इट। तो हाँ, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, हाइफन डाल के लिखो इसमें। अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, a catalyst is a substance, a catalyst is a substance which increases the speed of a reaction, which increases the speed of a reaction, which increases the speed of a reaction without itself undergoing, without itself undergoing, without itself undergoing any chemical change, without itself undergoing
any chemical change, without itself undergoing any chemical change. Full stop. Next time लिखना. Its action can be explained on the basis of its action. Catalyst कैसे काम करता है उसका action. Its action can be explained on the basis of its action can be explained on the basis of intermediate complex formation theory. Intermediate complex formation theory. Intermediate complex formation theory. Full stop. According to this theory, it is believed that अगेन बिलीव कर रहे हैं, जैसे अपन ने मैकेनिज्म क्या किया था, मैकेनिज्म क्या किए थे, एक वर्ड यूज कर रहे थे ना अपन बार बार, हाँ, प्रपोज किए थे, है ना, श्योर नहीं बोल पाए थे ना कि हाँ ऐसा ही होगा, वी प्रपोज द मैकेनिज्म. इन द सेम वे, अब कैटलिस्ट अंदर कैसे प्रोडक्ट बनाने में या प्रोडक्ट फास्टर बनाने में हेल्प कर रहा है, ये ऐसा माना जा सकता है, ऐसा बोल सकते हैं अपन, इट इज बिलीव्ड है, क्योंकि हमें कैटलिस्ट हमेशा ऐसे ही वापस मिल जाता है, इसका मतलब कैटलिस्ट यूज तो नहीं हो रहा है ना, तो ये एक्चुअली में करता क्या है हम, और ऐसे भी नहीं कि आप कोई भी कैटलिस्ट ले लेंगे, ऐसा नहीं होता ना, एक स्पेसिफिक होता है, जैसे लॉक और की मैकेनिज्म होता है कि एक पर्टिकुलर लॉक एक पर्टिकुलर की से ही ओपन होगा. इन द सेम वे, मान लीजिए अगर आपके ए और बी रिएक्टेंट है, आपने सी ले लिया हमारा कैटलिस्ट, ठीक है, तो ये सी कैटलिस्ट का काम क्या होगा, ये ए और बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ताकि दोनों क्या हो जाए, पास आ जाए. दूर दूर थे, अपने आप से मिल लेते ये, पर सी ने थोड़ा फास्टर करना ना रिएक्शन को, तो ये दोनों को अपने पास बुलाएगा और इनका आपस में क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा. समझ रहे हैं क्या, ये शादी.com है, और उसका क्या करेगा, शादी.com अलग हो जाएगा, पर कब कब अलग होगा, जब दोनों को प्रॉपर मिला देगा. अब दूसरा ये और भी खोजेगा, एक और शादी कराना ना इसको, इसका यही बिजनेस है. समझ आएगा, तो ये जो बना है ना बीच में, इसी को अपन बोल रहे हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स. इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जो कि अनस्टेबल होगा, और मतलब सी का ना ए और बी इंडिविजुअल के साथ अट्रैक्शन है, बट जब ए और बी मिल के जो प्रोडक्ट बनेगा ना, उससे अट्रैक्शन नहीं है, तो छोड़ देगा उसको, इसको पकड़ेगा, इससे एफिनिटी है, इससे लाइकिंग है, बट ए बी से लाइकिंग नहीं है, वरना ए बी से लाइकिंग होती तो छोड़ता ही नहीं ए बी को, तब तो वो एबीसी नाम का कंपाउंड बन जाता. सुन रहे हो आप लोग क्या बोल रहा हूं मैं, ए और बी के साथ थी, ए बी के साथ नहीं है, तो इसलिए उनको छोड़ दिया ताकि सरफेस खाली हो गया, फिर एक और ए और बी आएंगे, फिर ये चीज चलता रहेगा. ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थियरी है ऑफ अ कैटलिस्ट. तो कैटलिस्ट इज बिलीव्ड टू रिएक्ट लाइक दिस, टू बिहेव लाइक दिस. ठीक है, तो क्या लिखे, इट इज बिलीव दैट reactant first combine with the catalyst. It is believed that reactants first combine with the catalyst. Reactants first combine with the catalyst to form an intermediate complex. To form an intermediate complex. To form an intermediate complex which is short-lived, क्योंकि अनस्टेबल है तो ज्यादा देर तक रहेगा नहीं, which is short-lived and decomposes to form and decomposes to form and decomposes to form the product. ये डिकम्पोज होके प्रोडक्ट बना दिया और वापस से कैटलिस्ट आ गया. Decomposes to form the product and regenerating the catalyst and regenerating the catalyst and regenerating the catalyst and regenerating the catalyst. ठीक है, रिएक्शन लिख लो.
डन। तो एक्चुअली ना इसकी एनर्जी कैलकुलेट की गई और ऐसा ही कुछ इंटरमीडिएट जब ए और बी रिएक्ट करते हैं बिना कैटलिस्ट के तब भी एक इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट तो जहां भी मल्टीपल स्टेप है बनता ही है ना, अपन ने पढ़ा ना। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो वो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में होता है और कोई ना कोई स्टेप में बीच में ऐसे कुछ प्रोडक्ट बनते हैं जो आखिरी में नहीं दिखते हैं, उन्हीं को बोलते हैं इंटरमीडिएट्स। बनाया ना हमने मैकेनिज्म, 2-3 पढ़े तो वहां बनाते थे। तो वो शॉर्ट लिव्ड होता है, अगले स्टेप में वो कन्वर्ट हो जाएगा मेन प्रोडक्ट में, राइट। तो यहां भी इंटरमीडिएट बना होगा, बट ये बिना कैटलिस्ट के बना है, यहां कैटलिस्ट के साथ बना है। तो जब इसकी एनर्जी कैलकुलेट की गई ना और इसकी एनर्जी देखी गई तो इसकी एनर्जी काफी कम थी। तो ऐसा बोला गया कि जो हम कल एक ग्राफ पढ़े थे, याद है आप कल एक्टिवेशन एनर्जी के लिए ग्राफ बनाया था ना ऐसा करके। तो मैंने कल भी बताया था कि कैटलिस्ट यूज करते तो ये जो थ्रेशोल्ड है ना, ये थ्रेशोल्ड कम हो जाता। मतलब ये इंटरमीडिएट जो बीच में बन रहा है उसकी एनर्जी कैटलिस्ट लेने पर कम हो जाती है। तो अब ये बोल सकते हैं कि कैटलिस्ट एक अल्टरनेट पाथवे दे रहा है उसी रिएक्शन को करवाने का, एक अल्टरनेट पाथवे या एक अल्टरनेट तरीका जिसमें कम एनर्जी का यूज हो रहा है। कम एनर्जी का यूज हो रहा है, इससे तो रिएक्शन जल्दी हो गया, वरना यहां तक अप्रोच करने, यहां तक पहुंचने में उसको थोड़ा सा और टाइम लगता है एनर्जी को। तो एनर्जी को टाइम लगता तो मतलब रिएक्शन को टाइम लगता। तो कैटलिस्ट के कारण ये जो हमारा थ्रेशोल्ड लेवल है वो कम हो गया। तो ये जब अभी अभी ये ग्राफ फिर से बनाएंगे अपन और इसको अपन लेबल करेंगे कि विथ कैटलिस्ट ईए, विथ कैटलिस्ट सॉरी विदाउट कैटलिस्ट, एंड ईए का वैल्यू विथ कैटलिस्ट कम हो जाता है। ईए ही तो कम हो रहा है ना, ये जो वैल्यू है, ये जो एनर्जी, ये तो फिक्स है। ये हम जो एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे थे ना, इसको कम कर दिए हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस हुई ना। थ्रेशोल्ड कम हुआ, अल्टीमेटली उससे आपका थ्रेशोल्ड कम होगा तो उससे एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। एम आई क्लियर? तो आपका कैटलिस्ट यही करता है एक्चुअली, बाय गिविंग अ अल्टरनेट पाथवे इट रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी ताकि रिएक्शन फास्टर हो जाए। ठीक है, हाँ चलो लिखो, लिखते इसमें नीचे लिखना, द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड, द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड, the intermediate complex formed has much lower energy. The intermediate complex formed has much lower energy. The intermediate complex formed has much lower energy than the intermediate complex formed, then the intermediate complex formed, then the intermediate complex formed between the reactants, between the reactants, between the reactants in the absence of catalyst, in the absence of catalyst, in the absence of catalyst। ये डायग्राम बना लो। ये 2 एरो बनाना है ना, और इसमें लिखेंगे ईए विदाउट कैटलिस्ट, है ना, और जो एक और एरो बना रहे हैं उसमें लिख देंगे ईए यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट। ये किसके किसके बीच में ग्राफ बना था? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में क्या था? वाई एक्सिस में था पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, है फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्या, वोल्टेज। और ये क्या हो जाएगा आपका? रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, वही प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स। ये हमारे रिएक्टेंट थे, ये हमारा प्रोडक्ट। और अब ग्राफ को भी शो करके बता सकते कि ये पाथ है विदाउट कैटलिस्ट का और ये पाथ है विथ कैटलिस्ट का रिएक्शन का।
और ये पाथवे का मतलब ये नहीं कि रिएक्टेंट ऐसे ऐसे घूम रहे हैं अंदर, वो ग्राफ है उसका, है ना, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ पाथ। मतलब कई लोग ऐसे लगेगा कि ऐसे में रिएक्टेंट ऐसे उछल के जा रहा है, अब ऐसे में कम उछल के जा रहा है, वो उछल नहीं रहा है, वो उसकी एनर्जी शो कर रहे हैं अपन, समझ रहे हैं क्या? यस और नो? ऐसे फिजिक्स में पढ़ा था मैं 9th में, तो ऐसा एक क्वेश्चन था कि स्टोन को हमने नीचे से ऊपर फेंका, फिर वो स्टोन ऊपर से नीचे आ गया, तो उसका ग्राफ बनाना था उसकी वेलोसिटी का, तो उन्होंने कैसे बना दिया, ऐसा वाला, नीचे से ऊपर फेंका और ऊपर से नीचे आ गया, ये उसका ग्राफ है। गलत है ना ये भाई? कैसा होगा ग्राफ बताओ तो, चलो आपने तो पढ़ लियो ना। हम तो यही सोच रहे थे सर। आप पहले ही आंसर बता दिए। कैसा होगा? अरे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ ना, ये वेलोसिटी है उसकी, ये टाइम है उसका। जब आप फेंकोगे तो जीरो से तो नहीं जाएगा ना, आप ऐसे रखोगे तो चले जाएगा अपने ऊपर, नहीं जाएगा ना। आप एक इनिशियल वेलोसिटी दोगे ना उसको भाई, मतलब एक इनिशियल वेलोसिटी दी है और ऊपर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है, मतलब स्टार्ट ऐसे होगा। तो ये मत सोचा कि सर ऊपर से नीचे थोड़ा फेंके, अपन तो नीचे से ऊपर फेंक रहे, फिर वही बात हो जाएगी क्लास 9th वाली। उसकी वेलोसिटी कब कितनी थी, जब आपने फेंका उसको, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक फेंके ना, और ऊपर जर्नी खत्म होने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो होने वाली है, तो ये वेलोसिटी जीरो हो गई ना। और फिर जब वापस से ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी फिर बढ़ेगी। एक्चुअली में ग्राफ ऐसा बनेगा, तो उसको लगा सर ये आप तो आप सर क्वेश्चन उल्टा दिए हो, आपको बोलना चाहिए सर ऊपर से नीचे आया फिर नीचे से ऊपर गया, ऐसे कैसे होगा? समझ गए क्या? तो ये स्टोन पहले नीचे से ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे आया, समझ रहे हो कि नहीं? चलो इसको मत बना देना अभी, है ना। तो वैसे ही ये भी मैं बता रहा हूं कि ये पाथवे का मतलब ये नहीं है कि रिएक्टेंट ऐसे उछल के जा रहे हैं वहां पे, ठीक है? बना लिए? ठीक, एक लाइन नीचे लिख लो इस ग्राफ के नीचे। द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लोअर्स द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट lowers the potential energy barrier, the presence of catalyst lowers the potential energy barrier, and the reaction follows a and the reaction follows and the reaction follows a new alternate pathway. ठीक है, न्यू अल्टरनेट पाथवे which requires less activation energy, which requires less activation energy, which requires less activation energy. Last line, lower the activation energy, lower the activation energy, faster is the reaction. Lower the activation energy, faster is the reaction. ठीक है ना? तो आपका कैटलिस्ट बस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा, रिएक्शन को चालू नहीं करेगा ना, रिएक्शन चालू अपने आप ही होगा, वो बस रिएक्शन की स्पीड को सरफेस में ला करके छोड़ देगा, अब वो रिएक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन डालना, लास्ट हेडिंग, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कोलिजन थ्योरी, केमिकल रिएक्शंस हो क्यों रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोलिजन। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं जब मैं मॉलिक्यूलरिटी समझा रहा था, तो मैंने बहुत देर तक आपको कोलिजन थ्योरी के बारे में बताया था और एग्जांपल देकर बताया था कि कोलिजन्स होने के दो क्राइटेरिया होने चाहिए। पहला, एनर्जी क्रॉस करना है, एनर्जी पढ़ ली अपन, एक्टिवेशन एनर्जी, और दूसरा क्या था, ओरिएंटेशन। तो ये मैं बता चुका हूं, बस इस टॉपिक को लिखना है हमें, और एक इक्वेशन लाएंगे जिसमें ये दोनों फैक्टर होंगे। कौन कौन से फैक्टर? एक एनर्जी वाला फैक्टर और दूसरा ओरिएंटेशन वाला फैक्टर। ठीक है, हाँ, यही कोलिजन थ्योरी है कि एक कोलिजन होना चाहिए बट वो कोलिजन इफेक्टिव होने चाहिए ना। रुक जाना, फिर से रिपीट कर दूंगा, कुछ बोल रहा हूं सुन ले पहले। कोलिजन होने से रिएक्शन नहीं होगा ना, कोलिजन्स का इफेक्टिव होना जरूरी है, और वो इफेक्टिव के लिए दो कंडीशंस होती हैं। ठीक है, लिखेंगे इसमें कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसमें हाइफन डाल के लिखना। This theory was given by this theory was given by this theory was given by, नाम भी लिख लो दोनों के, दिए मेहनत करके थ्योरी,
It is given by Max Trotz. Spelling लिखो TRAUTZ. Max Trotz and TRAUTZ and William Lewis. William Lewis. Full stop. It is based upon kinetic energy of. It is based upon kinetic theory of gases. ये आपने फिजिक्स में ही पढ़ा है ना, पढ़े हो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस. ये जो e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT है ना, इस टाइप का फैक्टर आप फिजिक्स में पढ़े हो, काइनेटिक थ्योरी में पढ़े होगे. हाँ, क्योंकि वहां पे अपन एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बोलते, वहां की एनर्जी कुछ और होगी. अरे आपकी गैस के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ना, तो उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी ना, तो यहां पर पुट करेंगे उसको. पर इसका मीनिंग वहां भी वही होता था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वैल्यू. यहां हमने वहां पे क्या डाल दिया है, EA. देखिए हमें केमिस्ट्री में एक्टिवेशन एनर्जी अचीव करनी है, तो हम ये देखेंगे कि कोलिजन के वक्त कितने मॉलिक्यूल की एनर्जी EA से बराबर है या EA से ज्यादा है. तो ये फैक्टर फिजिक्स का ही आया हुआ फैक्टर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का. बस यहाँ वहां ये था कि वहां EA नहीं था, वहां एनर्जी अपन कुछ और बोलेंगे, वहां अपन गैस की एनर्जी बोलेंगे जो गैस आपस में आके कोलाइड कर रही है. ठीक है, हाँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. फुल स्टॉप. अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, it is assumed that the reactant molecules are hard spheres. वहां आप बोलते थे गैस molecules are, है ना. According to this theory, it is assumed that reactant molecules are hard spheres. reactant molecules जो आकर के रिएक्ट करने वाले हैं वो hard spheres हैं और आके वो कोलाइड करने वाले हैं. hard spheres and reaction between them occurs only when they collide with each other. Reaction occurs only when they collide with each other. ठीक है. और वो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड को अपन ने क्या नाम दिया था, कोलिजन फ्रीक्वेंसी. एक सेकंड में कितने बार कोलाइड कर रहे हैं. नीचे लिखो डेफिनेशन उसकी. द नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट टेक प्लेस पर सेकंड, तभी तो फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं. द नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट टेक प्लेस पर सेकंड per unit volume of the reaction mixture is called collision frequency. Per unit volume of the reaction mixture is called collision frequency. है ना. बट कोलिजन होना ही सिर्फ काफी नहीं है, इफेक्टिव होना चाहिए. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, for a collision to be effective, the colliding molecules must have energy. कितनी एनर्जी होनी चाहिए, किसके बराबर होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड. एक्टिवेशन मत बोलना, एक्टिवेशन तो उनको रिक्वायर्ड है थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए, पर एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए उसको, थ्रेशोल्ड तक पहुंचना है. तो मस्ट हैव एनर्जी मोर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू called threshold energy. ठीक है. नेक्स्ट टाइम देखना. लेट अस कंसिडर अ रिएक्शन A plus B give products. Let us consider a reaction A plus B give products. नीचे लिखो, if
इफ ZAB, Z को ऊपर लिखना, AB सबस्क्रिप्ट में लिखना, इफ ZAB is the collision frequency, if ZAB is the collision frequency and small f लेना एक और वेरिएबल, small f is the fraction of molecules, small f is the fraction of molecules whose collisions are effective, fraction of molecules whose collisions are effective, whose collisions are effective, then rate of reaction is equals to, rate of reaction is equals to ZAB into F. कोलिजन्स बहुत सारे हो रहे हैं बट उनमें से इफेक्टिव कितने हैं? F. ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग, या जो इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं. वेयर नीचे लिखना, वेयर F इज इक्वल्स टू, वेयर F इज इक्वल्स टू E टू द पावर क्या था? माइनस EA अपॉन RT. यही तो है वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है. पर अभी यही फैक्टर नहीं, अभी अपन को ओरिएंटेशन फैक्टर भी मल्टीप्लाई करना है इसमें. सब मल्टीप्लीकेशन में का मतलब क्या है कि सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, प्लस नहीं कर रहे हैं अपन. अगर एक भी फैक्टर जीरो हुआ तो पूरा का पूरा रेट ऑफ रिएक्शन जीरो हो जाएगा. मतलब अगर ओरिएंटेशन फैक्टर भी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं अभी आगे, अभी मैंने क्या मल्टीप्लाई किया? ZAB इंटू F. मतलब सिर्फ कोलिजन होना जरूरी नहीं है, उनके इफेक्टिव कोलिजन होना जरूरी है कि इनमें से कितने कोलिजन इफेक्टिव है. इससे दोनों को मल्टीप्लाई किए. अगर एक भी कोलिजन इफेक्टिव नहीं हुआ, कहने का मतलब एक भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जिसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड तक है, तो ये F फैक्टर क्या हो जाएगा? जीरो. तो अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन जीरो, रेट मतलब रिएक्शन चलेगा ही नहीं. तभी सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई ऐड नहीं हो रहा है. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए मल्टीप्लीकेशन में अगर एक भी फैक्टर जीरो है तो ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन जीरो हो जाएगा. इसका मतलब होता है सबका होना जरूरी है, ओरिएंटेशन भी सही होना जरूरी है और फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी भी थ्रेशोल्ड पार करना जरूरी है. तो ये F हमारे वही तो बता रहा है कितने मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड पार कर रही है, यानी कि उतने ही करेंगे ना जिनकी वैल्यू EA होगी. जो एक्टिवेशन एनर्जी पा जाएंगे वो बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे. एम आई क्लियर? ठीक है, ओके. नीचे लाइन में लिखो. अच्छा, तो इसको डाल दो ना, वैल्यू को, F की वैल्यू को पुट कर दो वहां पर. तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, व्हाट इज रेट? ZAB इंटू E टू द पावर माइनस EA अपॉन RT. ठीक है, अपन एनर्जी फैक्टर ला चुके हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर ला चुके हैं. अब क्या लाना है? बस ओरिएंटेशन फैक्टर. इसमें अभी और मल्टीप्लाई करेंगे, अभी इक्वेशन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, सेकेंड फैक्टर which makes collision effective, second factor which makes collision effective is proper orientation, is proper orientation, is proper orientation. इसको अपन एग्जांपल से दिखा देते हैं. ठीक है, वही अपन बैकवर्ड वो बैक अटैक वाला रिएक्शन लेते हैं. कौन सा? SN2 वाला ना, जिसमें बैक अटैक होगा. SN1 दो स्टेप में होता है, SN2 एक स्टेप में होता है. कितने बार बता चुका हूं? 3-4 बार बता चुका हूं. उसके बाद और कल ही टेस्ट भी दिए हैं, पता नहीं क्या ही दिए होंगे. हाँ लिखो, एग्जांपल लिखते हैं इसका डायरेक्टली. देखो, द रिएक्शन बिटवीन ब्रोमोमीथेन सही है ना? SN2 यही देगा ना कि नहीं देगा? ये SN2 के लिए बैक अटैक चाहिए, बैक अटैक के लिए हमें 1 डिग्री चाहिए या मिथिल चाहिए? क्योंकि 2 डिग्री 3 डिग्री में क्या होगा? हाँ वो होगा, पर क्यों होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस. मैं स्टेरिक हिंड्रेंस सुनना चाह रहा था. ठीक है, SN1 होगा बट क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस. हाँ, तो द रिएक्शन बिटवीन ब्रोमोमीथेन का फॉर्मूला क्या होगा आयुष? ब्रोमोमीथेन का फॉर्मूला, आराम से टाइम ले, रुकिए हम लोग सब. नहीं बोलना भाई, उसके बिना कैसे बनाएंगे अपन? हाँ, CH3Br लिख लो भाई ब्रैकेट में, CH3Br आयुष ने बताया है. तो रिएक्शन बिटवीन ब्रोमोमीथेन एंड एन एल्कली लेते हैं ना, वहीं से तो OH आएगा. either we take aqueous KOH or we take aqueous NaOH, वहीं से आएगा OH. हाँ, and alkali
may or may not lead to the formation of, may or may not, the reaction between bromomethane and an alkali may or may not lead to the formation of, may or may not lead to the formation of, अच्छा क्या बनेगा इन दोनों के रिएक्शन से? मिथेनॉल। Br हटेगा, OH जुड़ेगा ना, अरे हाँ या ना, CH3 Br से क्या बनेगा? CH3OH। तो may or may not lead to the formation of methanol, may or may not lead to the formation of methanol depending upon, may और may not दोनों वर्ड क्यों लिखे हैं? अगर सही जगह से आ रहा होगा तो बन जाएगा, अगर गलत जगह से आ रहा होगा तो नहीं बनेगा। डिपेंडिंग अपॉन whether they have a proper orientation or not, depending upon whether they have proper orientation or not, depending upon whether they have proper orientation or not। रिएक्शन लिख लेते हैं दोनों, एक बार प्रॉपर ओरिएंटेशन से लेके आते हैं दोनों को कोलाइड कराने के लिए, और एक बार इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन से दोनों को कोलाइड करने के लिए लेके आते हैं। प्रॉपर ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। प्रॉपर ओरिएंटेशन में क्या होगा कि OH को पीछे से आना चाहिए, और इम्प्रॉपर में क्या होगा, ये आपका CH3Br है, Br यहीं से निकल रहा होगा और OH यहीं से आया है। इसको ऐसा प्लस ना लिख करके ऐसे एरो दे दो कि OH नेगेटिव यहां से आ रहा है, तो ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। यहां क्या हो जाएगा दोनों के बीच में? रिपल्शन, समझ रहे हैं ना? तो यहां पे आप लिख दोगे आगे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, होगा ही नहीं रिएक्शन। और प्रॉपर ओरिएंटेशन में क्या होने वाला है? ये रहा आपका CH3Br, Br यहां से रिमूव हो रहा होगा और OH पीछे से अटैक कर रहा होगा, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है। तो क्या बनेगा इससे? आपका क्या होता है इसका स्टीरियो केमिकल, ये स्टीरियो आइसोमेरिक एस्पेक्ट क्या था, क्या होने वाला भी इसके साथ? हाँ नहीं, क्या क्या ट्रांसपिरेशन नहीं, हाँ बोल दिया था किसी ने, इन्वर्जन। क्या होने वाला है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि अगर ये तो खैर ये क्या है, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है ये? अरे ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है या नहीं है? क्यों नहीं? कौन बोला है? हाँ क्यों है भाई ये? हाँ क्यों नहीं है? हाँ इसके पास किराल सेंटर है ही नहीं, जो कार्बन है वो 3 एक ही जैसे एटम से कनेक्टेड है। इसका अगर आप मिरर इमेज बनाओगे तो दे विल सुपर इम्पोज ईच अदर। हमें नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस चाहिए होती हैं, जो कि तो ठीक है ना, इन्वर्ट तो करेगा, भले ऑप्टिकली इनएक्टिव है बट कॉन्फ़िगरेशन तो इन्वर्ट होने वाली है ना। यहाँ पे OH आ जाएगा और हमारे जो CH3 है वो इधर चले जाएंगे, ठीक है, बना लो। तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन से प्रोडक्ट मिला है आपको, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन से प्रोडक्ट नहीं मिला है। एक इंटरमीडिएट बनता है, वो मैं नहीं बनाया हूं, ठीक है ना, वो ट्रांजिशन स्टेट बोलते थे ना अपन उसको, जहां पे कार्बन एक वक्त पर 5 एटम से कनेक्टेड है। हाइड्रोजन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएंगे, साइड हो जाएंगे, इधर से आने देंगे OH को, इधर से जाने देंगे Br को, तो 5 बॉन्ड बनाएंगे, जहां पे आजू बाजू वाली बॉन्ड आप डॉटेड बनाना, Br निकलता हुआ OH आता हुआ, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट। हो गया, बन गया। चलो इसके लिए भी एक फैक्टर लेकर आते हैं, नीचे लिखो, टू अकाउंट फॉर ओरिएंटेशन फैक्टर, to account for orientation factor, to account for orientation factor, for the collision to be effective, for the collision to be effective, for the collision to be effective, another factor P, another factor P, P for probability, अंदर बैठ के कोई नहीं कर सकता ना कि OH को यहीं से जाना है वहां से ना जाए, तो अपन एक अनुमान ही लगा सकते हैं ना, एक प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। Another factor P called orientation factor, called orientation factor, और इसका एक और नाम लिखो, और स्टीयरिक फैक्टर, और स्टीयरिक फैक्टर। स्टीयरिक फैक्टर का मतलब क्या? अगर उसको स्टीयरिक हिंड्रेंस है ना यहाँ पर,
मतलब अगर कम होगा स्टेरिक हिंड्रेंस तो डेफिनेटली वो पीछे से आने की कोशिश करेगा, तब आगे से नहीं आएगा, क्योंकि आगे तो उसको ब्रोमीन दिख रहा है ना, और ब्रोमीन तो बड़ा होगा, जबकि उसको पता है पीछे छोटे छोटे एटम्स हैं, तो पीछे का अटैक करना ज्यादा एडवांटेजियस है उसके पास। समझ रहे हैं क्या? तो यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर भी एक रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और एक और नाम लिखना है इसका, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या फिर ओरिएंटेशन फैक्टर has to be taken into consideration, has to be taken into consideration, has to be taken into consideration। तो बस फाइनली पी को मल्टीप्लाई कर देना, रेट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी जेड ए बी ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसमें हमारे दोनों फैक्टर आ गए हैं, एनर्जी फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर। ठीक है, तो सारे कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं है। जेड ए बी क्या है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। इफेक्टिव उतने ही होंगे जिनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होगा, जितना जिनकी एनर्जी, ये फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना इनके साथ। मतलब आपके भले कोलिजन 100 हुए होंगे, पर उनमें से 50% ही है जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी है। तो आप यही बोल दे कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी वही पॉइंट, मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से कमी होगी ना, तो भी कुछ फैक्टर आएगा 0 पॉइंट समथिंग कुछ। तो ये पूरा का पूरा रेस्पॉन्सिबल नहीं है रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए। इनमें से कुछ फैक्टर ही होंगे जो रेस्पॉन्सिबल होंगे। 100 कोलिजन हुए हैं, बट उनमें से 50% ही कोलिजन इफेक्टिव है एनर्जी के रेस्पेक्ट में। अभी हमें नहीं पता कि उनमें से कितने प्रॉपर ओरिएंटेशन है। मान लो 25% यानी कि 0.25 ही होगा, तो ये 50% भी किसी काम का नहीं है। सुन रहे हैं क्या? मतलब इस 50% में भी 50% ऐसे हैं जो ओरिएंटेशन गलत से जाके कोलाइड किए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब पहले 50 तो एनर्जी से ही हार गए, बचे 50 में 25 ओरिएंटेशन में हार गए, तो 25 ही बचे जो प्रॉपर ओरिएंटेशन में थे, उनकी एनर्जी भी थ्रेशोल्ड जितनी थी, तो उतने ही कोलिजन हमारे इफेक्टिव कहलाएंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, है ना? और वही हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, यही बस हमारा लास्ट टॉपिक था एक। ठीक है, नोट करके बस एक पॉइंट लिख लो, फिर मैं एंड करता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे इसके, है ना? नोट करके एक पॉइंट लिखना। एक ग्राफ बता रहा हूं मैं आप लोग को, नीचे लिखो ग्राफ बिटवीन, नोट में लिखना, ग्राफ बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। एक ग्राफ बना रहा हूं मैं, ग्राफ समझाता हूं, आपके बुक में शायद एक ग्राफ दिया होगा। ग्राफ बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड काइनेटिक एनर्जी। ग्राफ बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड काइनेटिक एनर्जी। ग्राफ बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड काइनेटिक एनर्जी। ये ग्राफ बना लो पहले। बना लिए? वो ग्राफ समझना, अच्छा ग्राफ है, समझो उसको, ग्राफ को क्या बोल रहा है ये। देखो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज इन द वाई एक्सिस एंड काइनेटिक एनर्जी इज इन द ऑन द एक्स एक्सिस। यहाँ पे मैंने ये क्यों मार्क किया, क्योंकि यही वो एनर्जी जिसको क्रॉस करेंगे तो ही वो रिएक्शन कर पाएंगे। तो और ये हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, ये जो दो मैंने बनाया है ना ग्राफ, एक टेम्परेचर टी पे ग्राफ बना हुआ है, और एक में मैंने टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा दिया है। दो ग्राफ बने हुए हैं। मैं आपको पहले समझाता हूँ ग्राफ कैसा है, फिर आप लोग बताना कि सर कौन सा ग्राफ T+10 का है, कौन सा ग्राफ T का है। ये क्या शो कर रहा है हमारा, ये हाइट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब आप सोचिए कि ये जो जितने मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी E से कम है, वो लोग तो रिएक्शन नहीं करने वाले, है ना? तो ये फ्रैक्शन है हमारे मॉलिक्यूल का, इतना फ्रैक्शन जिनकी एनर्जी E से ज्यादा है, और इस ग्राफ में ये फ्रैक्शन इतना है।
जिनकी एनर्जी ई से ज्यादा है। अब बताइए कौन सा ग्राफ टी का होना चाहिए, कौन सा T+10 का? ये वाला टी का, और ये वाला, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए जो उस एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर पाए या वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर पाए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? और जो इनका जो पीक दिख रहा है ना आपको, पीक, पीक का मतलब ये नहीं कि इतने सारे मॉलिक्यूल रिएक्ट करें, इनकी एनर्जी तो ये है, और ये वाली पीक में इनकी एनर्जी तो ये है, पर दोनों ही एनर्जी ई से कम है। आप ये बोल सकते हो कि ये वाली काइनेटिक एनर्जी सबसे प्रोबेबल है, मतलब सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल के पास ये वाली एनर्जी है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब मैक्सिमम मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना? ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है टी टेम्परेचर पर, और ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है T+10 पे। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, उनकी एनर्जी बढ़ गई। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी मोस्ट प्रोबेबल थी पहले, वो आपके भले ज्यादा थे बट यहां पे कम हुए, पर उनकी एनर्जी तो बढ़ गई है। ये प्रोबेबिलिटी या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी मोस्ट प्रोबेबल है वो भले कम हुआ है हाइट, पर उनकी एनर्जी बढ़ी है। अब मैक्सिमम मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा है, पर हाँ अभी भी वो इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव वाले तो यही है जो मैंने यहाँ पे शेड किए हैं, दिख रहा है आपको? ठीक है, बस इतना ही बना के छोड़ देना। ये जरूर बनाना है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में इसको, इसके क्वेश्चन आंसर्स खत्म करते हैं, PYQs देखते हैं, चैप्टर खत्म करेंगे।